6.9 million tons of lithium reserves have been found for the first time in the country in the Salal Haimana area of Riyasi district. It's the world's third largest reserve in the world. This discovery is crucial for India in many aspects. लिथियम मिलने के बाद सलाल का एक और जो है गर्व भी महसूस हो रहा है। उसके जितने भी सलाल के निवासी हैं उनको भी गर्व हो रहा है कि हमारी ज़मीन जो मातृभूमि है वो देश के काम आएगी। पूरे गांव में लोगों को नींद नहीं आ रही, इतनी खुशी है कि एक दूसरे को मिठाइयाँ बांट रहे हैं, कहीं से फ़ोन आ रहे हैं, जो भी चैनल खोलते हैं हमारा गाँव का नाम पूरे नेशनल पे मीडिया पे चल रहा है। जो लिथियम मिला है ये बहुत ही हमारे लिए गर्व की बात है और हमारे लिए जो अपना आने वाले टाइम में काफ़ी रोजगार इससे बढ़ेगा और हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है ये। बहुत से जर्नलिस्ट जो थे उन्होंने सोचा कि हमारा गांव फर्स्ट आ गया, इंडिया के अंदर नंबर 1 आ गया, लेकिन धीरे धीरे ये पता चला फर्स्ट तो आया है सरकार के लिए, लेकिन हमारे लिए तो 0 हो जाएगा। अंदर से लोग जो बहुत दुखी है, सब लोग परेशान हैं कि गांव छोड़कर जाएंगे, कैसे जाएंगे। केसल गोरिये पाड़ेंदा वसना दिल लुटी ले गया ओ मेरा यसना केसल गोरिये पाड़ेंदा वसना दिल लुटी ले गया ओ मेरा यसना। इस जंगल में हम काटेंगे लकड़ियाँ और पत्ते काट के देंगे अपने, तो हमारा चलेगा काम। अब अगर आगे जो बच्चे आएंगे तो उनके लिए क्या होगा? हैं, जगह जो चले जाएगी ले लेगी गवर्नमेंट, तो फिर पैसा नहीं होगा, कोई जगह नहीं मिलेगी, कहाँ रहेंगे हमारे बच्चे? ये हमारी न्यू वाली लैंड लगी है पानी की, ये भी नीचे से आ रही है। पानी की यहाँ दिक्कत होती है क्या दादी? पानी बहुत दिक्कत है, अभी तो मिल रहा है पानी। पहले रात को हम जाते थे ना, पूरा दिन रात को घूमते ही रहते थे, सोने का कोई टाइम नहीं था। वो खाने के लिए रोटी के लिए भी बनाना और कपड़े भी साफ करने, नहाना भी, जो पशु रखे हैं हमने उनको भी पानी पिलाना। तो ये अभी थोड़े 3-4 साल 10 साल हो गए, अभी थोड़ी ठीक चल रहा है। अभी भी आज 10 दिन हो गए पानी नहीं आया हमारे घर में, ऐसी बहुत दिक्कत होती है। हम अपनी मेहनत से रोटी खाते हैं बेटे, किसी के नहीं बोलते हैं। भगवान को वो यही बोलते हैं, प्रभु हमको अपनी हाथों से ही देना जो मेहनत करके खा सके। आप बोलते हैं ये आ गया इधर लिथियम आ रहा है, तो बोलते हैं आपको उधर भेज देंगे, कहीं बाहर भेज देंगे, उधर रहना जाके। तो कैसे रहेंगे हम? पैसा नहीं मिलेगा हमको, थोड़ी जो हमारी खेती बाड़ी है वो भी चले जाएगी, तो हमारा तो हो जाएगा। आगे बच्चे आने वाले उनका क्या होगा? अगर शहरों में जाके ज़मीन लेंगे, कैसे लेंगे हम? ले सकते हैं? हमारे पास कोई होगा कुछ पास में तो लेंगे ना, ऐसे कैसे लेंगे? ये हमको सब कुछ फ्री से मिल रहा है, लकड़ी भी हमको फ्री से मिलेगी, जो हम अपने गाय के घर के लिए दूध तैयार करते हैं तो ये घास भी हमको फ्री से मिल जाएगा। सिर्फ हमने मेहनत करनी होती है, जाएंगे लाएंगे, उनको डालेंगे, लकड़ी लाएंगे तो बनाएंगे, अपने चूल्हे में जलाएंगे, हमारा खाना तैयार हो जाएगा। ऐसे तो गैस जो आज 1000 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है, तो हमारे पास 1000 रुपया होगा तो लाएंगे, कैसे लाएंगे हम? होगे नहीं पैसे, कैसे लाएंगे हम? बहुत ज़रूरी है बेटे हमारे लिए पहाड़। इधर देखो कितने पेड़ के बूटे हैं, कितना कुछ है, ठंडी हवा, ताज़ी हवा, सब कुछ है। इसलिए हमें अच्छा लगता है, इसलिए हम बाहर नहीं रह सकते। जब हम बाहर चले जाएंगे तो हमको कितना डर होगा, हम कैसे किसी के बाहर घर में कैसे किसी के बाहर जाएंगे हम? इधर तो हमें कोई डर नहीं है। देखना आप भी देख रहे हो, हम ऐसे चल रहे हैं, हम बादशाह लोग हैं अब अपने गांव में ना। तो जब बाहर चले जाएंगे तो आप ही समझो कितनी परेशानी होगी हमें, घर से बाहर रहना।
किसी के देश में जाके रहना है हमने, दूसरे देश में रहना ना। ये अमरूद का पेड़ है, ये लुगाट का पेड़ है, उसके आगे है इसका सेब का पेड़ है, इसके नीचे है सामने नीचे वाला ये है अखरोट का, और ये है आंवला, यहाँ वाला ये आंवले लगे हैं अभी भी ये सामने, इसका अचार बनता है। हर फ्रूट होता है। बड़े अफसोस की बात है कि हमारी सरकार जो है, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है, इन्होंने हमारे साथ लोगों के साथ कोई आज तक कोई बात नहीं की है। जहाँ पे सर्वे हो रहा है, सैंपल जा रहे हैं, हमने सुना है इसके टेंडर भी हुए हैं 2 बार, अब तीसरी बार भी होने वाला है। वो हमारे ज़मीनों का ऐसे ही सौदा कर रहे हैं बगैर लोगों के पूछे बगैर। कम से कम पब्लिक को पहले पूछना चाहिए आपकी क्या रजामंदी है, आप क्या चाहते हैं। लेबर लोगों को कुछ नहीं पूछा ना, जहाँ अभी तक इन्होंने कम से कम जहाँ ये टेंडर लगा रहे हैं, टेंडर लगाने से पहले 1 साल पहले हमारे लोगों के लिए रिहेबिटेशन जहाँ पर हमें बसाना है, वहाँ पर 2-2 4-4 कनाल जितनी जगह देनी है हमें, वहाँ पर ये बाल मवेशी के लिए भी हमें मकान बनाना पड़ता है, रहने के लिए भी बनाना पड़ता है। तो हमें खुशी है कि पूरे हिंदुस्तान को इसका फ़ायदा है, लेकिन हमारे जो गांव के लोग हैं इनके लिए बहुत मुश्किल है। ये कहाँ जाएंगे? ये अगर 1 करोड़ रुपया भी कनाल देंगे वो भी कम है। ये तो अभी बोलते हैं 5,000 रुपये 5 लाख रुपया कनाल, 6 लाख रुपया कनाल, वो फीस कम करने की वजह से इन्होंने ये रेट रखे हैं। तो आप हम इनको बोलते हैं कि आप हमें 5-6 लाख रुपये रियासी में कनाल जगह लेके दे दो, अगर आपके हिम्मत है इतनी। तो वहाँ पर 20-21 लाख रुपये कनाल रखा रेट, 50-60 लाख रुपये से कनाल नीचे कोई ज़मीन नहीं देता और दे रहे हैं लोग। फीस 20 लाख रुपये की, रेट 50 लाख रुपये। कहाँ जाएंगे जी गरीब लोग? वो तो मारे जाएंगे जी। तो लिथियम का टेस्टिंग कर रहा है, नीचे से सैंपल आता है ना हमारा, जो जिसमें 4 बैरल डाला हुआ उसमें सैंपल आता है, और इससे पता चल जाता है कि वो जो बड़े बड़े साहब आएंगे वो चेक करेंगे और वही बताएंगे लिथियम है या नहीं। आपको क्या लगता है कि अभी तक इस पर बात क्यों नहीं हुई? क्या पता है क्या सेक्रेट रखा हो गवर्नमेंट ने, क्या रखा है भाई, बातचीत करनी है नहीं करनी है, या नीचे से खड्डा निकालना है, इनको दबा देना है। गवर्नमेंट तो यही चाहती है कि भाई इनको दबा दो, भाई मतलब प्रेशर कर दो इनको, ना मुआवजा दो ना इनकी ज़मीनें लो, बस नीचे नीचे निकाल के इनको बैठा दो, मर जाएंगे लोग, भाग जाएंगे, जैसे आम जगह हो रहा है। मतलब पब्लिक के साथ बात करो ना आगे, भाई एडमिनिस्ट्रेशन है, डीसी है, जहाँ का एमएलए बात नहीं करता है, जहाँ का एमपी बात नहीं करता है, जहाँ का कोई बात नहीं करता है किसी से, कम से कम आके गांव में बोलो भाई आप लोग जहाँ परेशानी है, हमारे मटीरियल पड़ा हुआ घर में, बाथरूम बनाना वो नहीं बना रहे हैं, बनाएंगे हर लाख 1.5 लाख देगा, आके कहते हैं 10,000 रुपया दे देंगे, क्या बनेगा हमारा 10,000 से क्या बनेगा? करोड़ों रुपए के मकान बनाए जी, अभी 1.5 करोड़ रुपये का मकान बना होगा, इसको क्या देंगे? 40-50 लाख देंगे। कम से कम अगर कोई मुआवजा बनाता है, कम से कम उसको सोच के बनाओ भाई, ये लोग छोड़ के जा रहे हैं, अगर इस धरती से सोना निकलता है तो हमें मिट्टी के भाव देंगे जी, हम नहीं लेंगे, हम संघर्ष करेंगे उसके लिए, हमें मर मिट जाना है, मगर जगह का हम मुआवजा लेंगे, जो हमारी बच्चाइश होगी वो देंगे तो ठीक है, अदरवाइज नहीं देंगे। ये हमारी जगह, बुजुर्गों की जगह, ये किसी के बाप की नहीं, गवर्नमेंट के बाप की नहीं, ये हमारी जगह, हम नहीं देंगे इसको, हम संघर्ष करेंगे, मर जाएंगे। दुनिया मरी है, वीर भगत सिंह मर गया, क्या हुआ? हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। अगर हम मर जाएंगे तो हमारे बच्चे तो आराम से बैठेंगे ना, हम किसी को ऐसे जगह जमीन घसीटने नहीं देंगे भाई, ठीक है भाई, दबाया, प्रेशर किया, प्रेशराइज किया, चलो भाई भागो इधर से, भागने वाले हम जाएंगे तो बोलेंगे यार आगे माइग्रेंट आ गए, सलाल के माइग्रेंट आ गए, हम माइग्रेंट क्यों बनेंगे? हम मालिक हैं जहाँ के, हम ओनर हैं जहाँ के, जहाँ हमारी ज़मीनें हैं, जहाँ हमारी हर चीज़ है, जंगल हमारे हैं। गवर्नमेंट पहले जहाँ एक रूल है कि जो ज़मींदार है उसको 10 कनाल शामला लाट है, जहाँ वो जो आया बस ये भाई ये फॉरेस्ट की जगह इसको छोड़ दो, फॉरेस्ट की जगह छोड़ दो, क्यों छोड़ दो भाई? माल हमारे चल रहे, पशु हमारे चल रहे हैं, हमें घास चराई देते हैं, गवर्नमेंट को देते हैं, घास चराई देते हैं, चौकीदारी देते हैं, जहाँ क्यों देंगे हम जगह? बस यही हमारा कि हम गवर्नमेंट आए, कोई आए हमारे साथ बात करे, इसका कोई रेट बनाए, कंपनसेशन बनाए,
हमें जगह दें, अलाटमेंट करें, पहले हमें मकान बना के दें, हम शिफ्ट करेंगे। ऐसी बात नहीं, मतलब जो खजाना मिलेगा तो हिंदुस्तान तो अमीर होगा ही होगा, और हमें भी अमीर बनाना भैया उसके साथ, गवर्नमेंट के साथ। हम क्यों गरीब रहेंगे फिर? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि आप पहले लोगों को डिस्प्लेस करने का, पहले उनको विस्थापन जो होने वाले हैं उनको रिहेबिलिटेशन एज पर पॉलिसी करेंगे। लोग रिहेबिलिटेशन हो जाएगा, आपको जितना फाइनेंशियल कंपनसेशन है, प्लॉट देना है, ज़मीन देना है, जो रिहेबिलिटेशन करना है पहले ये होगा, तब जाके वहाँ लैंड को लेके आप प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। तो यदि 2 बार टेंडर निकल चुका है, देखिए इसका एक प्रॉब्लम ही है जो सरकार इसको काफ़ी छुपा रही है। जो इसका डेटा जो सबसे ज़रूरी है, रिजर्व कितना है, उसमें ओर में लिथियम का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, उसको रिकवरी में, लिथियम मेटल को रिकवरी में, क्योंकि लिथियम मेटल चाहिए होता है बैटरीज़ के लिए, तो लिथियम मेटल का रिकवरी में वायबल होगा कि नहीं होगा, ये सब यदि आप नहीं करते तो आप टेंडर कैसे जारी कर रहे हो? टेंडर आप नहीं इशू कर रहे हो, मतलब आप ऑलरेडी इसका एक प्रिलिमिनरी स्टडी कर चुके हो, फिजिबिलिटी रिपोर्ट आप ज़रूर कुछ किए हो, क्योंकि ये टेंडर किसके लिए है? फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए है कि आपने माइन एस्टेब्लिश करने के लिए कर रहे हो। तो यदि आपको 2 बार टेंडर इशू हो चुका है, उसके मतलब आपके पास आपके पास डेटा है, आप इसका फिजिबिलिटी स्टडीज़ कर चुके हो, और यदि आप वो कर चुके हो तो वो एज पर लॉ, आपको एज पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑल्सो, आपको पहले, आप यदि लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस भी शुरू कर रहे हो, कोई एजेंट जाके ज़मीन खरीद रहा है, ज़मीन खरीद फरोख्त का वहाँ कोई तेज़ी से बढ़ रहा है, उसके मतलब वहाँ का एक डिसीजन हो चुका है जो उस ज़मीन को एक्वायर किया जाएगा, नहीं तो ख़रीदा जाएगा। यदि सरकार डायरेक्टली करेगा तो एक्विजिशन करेगा, यदि प्राइवेट कंपनी आके कुछ करेगा तो खरीदेगा। तो उसके मतलब आप उस प्रोसेस शुरू कर चुके हो, उसके मतलब आप जानते हो जी ये कहाँ वायबल डिपॉजिट है जो रिकवरेबल है, इकोनॉमिकली रिकवरेबल है। तो उसके आधार पर यदि इतना तो आप आगे बढ़ चुके हो, तो पहले आप जिस लोगों को, क्योंकि आपको मैपिंग भी हो चुका है, लिथियम तो हर जगह में पड़ा नहीं होगा, जहाँ और है बस जो सॉल्टी इससे आप निकालोगे उसका आपको एक्सटेंड भी आप मैपिंग कर चुके हो, तो आपको मालूम है कि कितनी जगह से कितनी लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ेगा। तो उस आधार पे आप पहले लोगों को साथ कंसल्टेशन करना वो भी ज़रूरत है, क्योंकि किसी भी जगह में ऐसे प्रोजेक्ट आने वाले हैं तो उसके लिए एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट और सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट ये दोनों करना जरूरी होता है। क्योंकि ये तो सो कॉल्ड ग्रीन प्रोजेक्ट जो सोलर एनर्जी जिसका भी इम्पैक्ट होता है, सोलर पैनल लगाना, लेकिन उसके लिए छूट दे दिया आपने, वो भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये तो वो नहीं है, ये माइनिंग है। और इस माइनिंग के चलते बड़े स्केल पे वाटर कंटेमिनेशन होगा, ग्राउंड वाटर में कंटेमिनेशन होगा, वाटर डिप्लीशन होगा। जैसे ही माइनिंग होगा, आसपास का जो गांव है, जो जिसका ज़मीन आप नहीं ले रहे हो, उसका ज़मीन से भी पानी चला जाएगा, उसका ग्राउंड वाटर में भी कंटेमिनेशन जाएगा। तो ये सारे आपको इम्पैक्ट स्टडीज़ तो हो गया होगा, तब यदि नहीं हुआ तो आप टेंडर कैसे जारी कर रहे हो? तो पहले ये इम्पैक्ट स्टडीज़ पब्लिक करना जरूरी है, क्योंकि EIA पब्लिक होगा, EIA के आधार पर जाके पब्लिक हियरिंग होगा, जन सुनवाई होगा, ये रूल है। हाँ, जब तक ना इस रूल को आप वायलेट करोगे, आप अभी तो मतलब आप वायलेट कर रहे हो, तो ये सरकार जो बोल रही है इसका कोई सस्टेन करने का कोई आर्गूमेंट नहीं दिख रहा है मुझे। जाएंगे कहाँ? छोटे छोटे बच्चे स्कूल पाए, इतना जल्दी स्कूल, दूसरा स्कूल में दर्ज नहीं हो सकते हैं, कहाँ जाएंगे? गरीब लोग। मैं बकरी के साथ थी, उधर बकरी के साथ हुआ हूँ, जनानी भी बकरी चारती, बच्चे भी चारते, क्या करना, स्कूल भी जाते। आप कहाँ जाएंगे? आप हमारा भी कुछ सोचना चाहिए। ये देख, 500 रुपया मजदूरी करके ये मकान बनाए हैं, क्या करना है मुश्किल से। किसी टाइम सुबह रोटी खाते, शाम को मुड़ के खाते। चलो बकरी वाले को दफा करो, जो मजदूरी को जाता वो भी शाम को खाते। बकरी क्या खाएगी? उस बगैर हमारा तो क्या तजारत ही कुछ नहीं, कोई नौकरी नहीं। कितने गदरे हैं? 4 गदरे इस्माई के, कहा इसके 3 गदरे मेरे हैं, फिर अगर पोतरे शोतरे हैं, फिर या इतनी वाम सोच आओ। पहाड़ी गांव तो और भी बहुत है, लेकिन इसकी अलग खासियत है। इसकी जो लोकेशन है ना, इस तरीके से चारों तरफ चनाब नदी है, सेंटर में जो बना हुआ है तो ये कुदरती है।
लेकिन अब पता नहीं क्या सोच रही है सरकार। ये जो डैम बना है, इस डैम के अंडर भी हमारी ज़मीन आई है रिजर्वायर में, तो वहाँ से भी हम थोड़े से डिसलोकेट हुए हैं, निकले हैं। काफ़ी लोगों की ज़मीन गई है, इसमें हमारी भी थी। क्योंकि आपने एक बार डिस्प्लेसमेंट देखा है, झेला है, अब वो क्या कहना चाहते हैं कि जो नौकरी होती है या जो पैसे मिलते हैं मुआवजे के तौर पर, क्या वो आपके खोए हुए खेतों की भरपाई कर पाते हैं? देखो, जहाँ तक खेतों की बात है ना, ज़मीन की बात है, तो ज़मीन से कीमती चीज़ कोई नहीं है। नहीं नौकरी है, नहीं ज़मीन का कंपनसेशन है। ये ज़मीन जो है, मैंने भी एक तरीके से इसकी खोज की कि कब से हमारे पास ये ज़मीन है। पिछले 500 साल से इस ज़मीन के ऊपर हमारे बुज़ुर्ग रह रहे हैं, बस रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब हैं। वो मैंने इन्वेस्टिगेशन जो हरिद्वार से की, जो पंडे बैठे वहाँ पर। तो अगर तब से जो ज़मीन चल रही है, आज हमारे पास पहुँची है, हम लोग भी यहाँ से उगा रहे हैं, खा रहे हैं, हमारा भी बाल बच्चा, हमारी भी रोजी रोटी चल रही है। लेकिन जो ज़मीन हमारी रिजर्वायर में आ गई, चले गई, उसका कंपनसेशन हमें मिला था। नौकरी नहीं दी, उस वक्त कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं थी कि नौकरी देनी है, जो अफेक्टेड लोग हैं, नहीं दिया हमें। कंपनसेशन मिला, उस वक्त लाखों में मिला कई लोगों को। लेकिन वो अगर किसी को 5 लाख मिला, 10 लाख मिला, तो वो 10 साल चला, 15 साल चला, उसके बाद पैसा ख़त्म हो गया, ज़मीन का नामो निशान नहीं मिला। तो ज़मीन जो है, इसकी बहुत वैल्यू है हमारे साथ। तो दूर थोड़े है, अभी भी है इसके चुनाव के किनारे। अगर 30 कनाल चली गई हमारी ज़मीन, पर्टिकुलर मेरी ज़मीन जो है 30 कनाल पानी में आ गई, तो 20 कनाल उसके साथ ऊपर बच गई, जहाँ तक रिजर्वायर नहीं आया है। तो जब उसमें जाते हैं तो वो भी पुरानी ज़मीन का नक्शा हमारे माइंड में आता है कि जहाँ भी हमारी ज़मीन थी, वहाँ पर धान लगाते थे, मक्की लगाते थे, बाकी तिल वगैरह जो भी फसल। तो अब तो वो सपना ही है ना, मतलब कोई नहीं, ऐसा नहीं है, वो सपने के तौर पर ही है। ज़मीन तो नहीं मिलेगी। पैसा जो मिला था वो हो गया ऐसे आगे पीछे। किसी ने मकान बना लिया, किसी ने बेटी की शादी करा ली, किसी ने कुछ और कर दिया, बस। अभी जब ये लिथियम की बात हुई कि यहाँ पर लिथियम का आपके गांव के नीचे या आपके घरों के नीचे लिथियम पड़ा हुआ है, तो आपको फिर से लगा होगा कि यार फिर से ये शायद हो सकता है कि हमारा विस्थापन दोबारा हो, डिस्प्लेसमेंट दोबारा हो। तो उसको लेकर के आपके क्या सोच समझ, क्या ख्याल आते हैं, खास करके जब एक बार आप विस्थापन देख चुके हैं? हाँ, कठिन समय आने वाला है हमारे लिए, अगर ये अप्रूव हो जाता है। अगर ये लिथियम है, इसको गवर्नमेंट चाहती है कि इसको निकालना है और हमें अफेक्टेड करना है, तो कठिन समय हमारे लिए आने वाला है, ये हम महसूस कर रहे हैं। हम ये सोचते थे कि आज हमारी वो जगह होती, आज हम दिल में ऐसे अपने दिल में फील करते थे कि ये जगह पे हम रहते रहते इतने जीवन बता लिया, 17-18 साल बिताए, पर आज फिर हमको जो है हर जगह घूमना पड़ रहा है, ये उसी की वजह से। ये अगर चीज़ नहीं होती तो आज हम जो है अपने घर पे ही स्थायी रहते थे। फिर जहाँ रहता है आदमी पूरा अब यहाँ भी गांव वाले रहते हैं, पार ये दूसरा गांव है, वो भी हमारे रिश्तेदार हैं, सब हैं, वो उनसे भी छुटकारा हो जाता है। फिर दूसरी जगह जाने से फिर मिल नहीं पाएंगे उससे। ये सब चीज़ें बहुत अच्छी परेशानियाँ आती हैं। हमारा जो है सब हर चीज़ का जो है शादी ब्याह होता है जैसे, तो उनमें जो है जैसे बर्तन होता है, पैसा कौड़ी वो लोग देते हैं, जैसे हम भी देते हैं, उनके जाते हैं तो ये बुलाते हैं, वो सब बहुत दूर हो जाता है सब ये रिश्तेदारी में भी। अगर कोई भी आप एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, बेसिकली माइनिंग इज़ एन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मिनरल रिसोर्स, तो एक्सप्लॉयटेशन करेंगे तो इकोलॉजी को ज़रूर थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी, क्योंकि हम जब माइनिंग करेंगे तो उस एरिया को चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करेंगे, ओपन कास्ट ही कर रहे हैं तब भी एक्सट्रैक्ट करेंगे, पिट्स क्रिएट होंगे, तो आसपास के जो फ्लोरा फाउना है उनको वो डिस्टर्ब होंगे।
तो वो तो पड़ता है, लेकिन कई बार डेवलपमेंट के लिए थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान देना होता है, बट उसके लिए फिर दूसरा भी मेथड है। जब ये इस तरह की माइनिंग हम करते हैं तो एक दूसरे एरिया में हम प्लांटेशन करते हैं। चूँकि हम सिस्मिक जोन में हैं तो इसलिए लोगों को ये लगता है कि यहाँ पे क्या हम माइनिंग करना ठीक है या नहीं है, बट ये जो माइनिंग होगी ये ओपन कास्ट माइनिंग होगी, इसमें अंडरग्राउंड माइनिंग नहीं होगी। और बॉक्साइट के लिए बहुत हाई लेवल पे एक्सप्लोसिव्स भी नहीं यूज़ किया जाएगा, नॉर्मल से हम कर सकते हैं इसको। तो मुझे नहीं लगता है कि उसकी वजह से कोई सिस्मिसिटी के ऊपर कोई ख़ास इफेक्ट पड़ने वाला है। देखिए, यदि ये ऊपर लेयर माइनिंग अभी कितनी डेप्थ में ये डिपॉजिट है, मैं अभी उसको नहीं जानता हूँ, क्योंकि इसका सारे डेटा जब पब्लिक डोमेन में यदि करेंगे तो पता चलेगा। क्योंकि ये तो जो प्रोस्पेक्टिंग किया है तो मिनरल्स का डिपार्टमेंट, उनके पास डेटा है, तो पहले तो ये पब्लिक करना चाहिए। क्योंकि हिमालय में 2 जोन होता है, एक तो जोन 4 और जोन 5। हाँ, जिस जोन में आते हैं यदि ऊपर लेयर में माइनिंग होगा तो वो साइज्मिसिटी में बहुत ज़्यादा असर नहीं करते हैं। हाँ, उसमें क्लियर है। लेकिन उसमें दूसरा जो असर होता है, एक तो जो मैंने बोल रहा था, जो आप पहले माइनिंग जब करेंगे तब ग्राउंड लेवल से नीचे जाएंगे, और जैसे ही आप ऊपर वाले वाटर टेबल के नीचे जाएंगे आसपास का सारे वाटर टेबल का पानी उसमें चला जाएगा, तो वहाँ का वाटर डिप्लेशन हो जाएगा, पानी चला जाएगा और पानी माइनिंग एरिया में आएगा, जिसको आप पंप करके कहीं करेंगे। तो स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है। यहाँ जो डेंजर होते हैं, यदि जैसे साइज्मिक जोन का मामला ये है, नॉर्मली जो सॉफ्ट एक्सप्लोजिव है, एक डायनामाइट भी आप यूज़ करो, उसमें साइज्मिसिटी इमीडिएटली ट्रिगर नहीं होता है। लेकिन इस एरिया में बहुत सारे फिशर्स हैं। इस फिशर्स से ऊपर का जब आप क्लियर करोगे और जब एक्सप्लोशन करोगे तो बहुत सारे फिशर्स, जो रॉक का जो क्रैक्स है, क्रिफिसेस है, वो ओपन हो जाते हैं। और यदि पानी उस फिशर से जो एक्टिव जोन में पहुंच सकते हैं तो वो बहुत बार साइज्मिक एक्टिविटी को ट्रिगर करते हैं। ये जो पानी यदि ऊपर से जाके थ्रू क्रैक्स, और जब आप एक्सप्लोशन करोगे, एक्सप्लोसिव यूज़ करोगे माइनिंग के लिए, तो वो क्रैक ओपन होगा। उस क्रैक से यदि पानी नीचे जाए और नीचे जाके एक्टिव जोन का नज़दीक आ जाए तो वो एक्चुअली स्ट्रॉन्ग साइज्मिसिटी को ट्रिगर कर सकते हैं। एक्चुअली इस ढंग का एग्जाम्पल हमारे सामने है, जो जियोथर्मल पावर के लिए स्विट्ज़रलैंड में बेसेल का नज़दीक वहाँ ड्रिलिंग हो रहा था। उस ड्रिलिंग से क्योंकि पानी ऊपर से रिसाव होके उस एक्टिव जोन में गया तो वहाँ सीरीज ऑफ अर्थक्वेक ट्रिगर किया। यूएस में एलिस स्प्रिंग्स जो एरिया है वहाँ भी सिमिलर चीज़ हुआ। तो ये जो थ्रेट है, एक एक्टिव साइज्मिक जोन में आप एक्सप्लोशन करके ऊपर का पानी को नीचे जाने देना, ये एकदम स्टूपिडिटी है। तो ये नहीं करना चाहिए। तो वो साइज्मिसिटी डेटा भी पब्लिश करना चाहिए साथ साथ। जो जोन है जहां आपको डिपॉजिट मिला है, जो सरकार बोल रही है इस जोन में इतना एक्सटेंट में हमें डिपॉजिट मिला है, उस जोन और साइज्मिसिटी जो लाइन है, एक मेन बाउंड्री ट्रस्ट है, हाँ, दोनों का जो बाउंड्री लाइन्स है, ये सब जो लाइन्स है वहाँ अंडर में कोई आपको एक्टिव फॉल्ट लाइन है कि नहीं। जैसे हम जानते हैं दिल्ली में 3 फॉल्ट लाइन दिल्ली का अलग अलग जगह से है, क्योंकि दिल्ली हिमालयन बेल्ट से दूर नहीं है। उस प्रेशर में क्रैक करते हैं जो हमारा बेस है। तो सिमिलरली कश्मीर में, जम्मू में बहुत सारे फॉल्ट लाइन है, जिस फॉल्ट लाइन के तहत एक अर्थक्वेक ट्रैवल कर सकते हैं, मैग्नीफाई कर सकते हैं, और उसको हम ओपन करके पानी जाने देंगे, एक्सप्लोसिव करके ऊपर का बर्डन माने जो सॉइल है इसको हटा के, तो हो सकते हैं, नहीं कोई बता नहीं सकता, लेकिन चांस बढ़ जाएगा आपको साइज्मिसिटी को ट्रिगर करने का। तो ये भी एक एक्स्ट्रा खतरा है। जब चले जाएंगे तो फिल्में देखना, दादी की याद आएगी आपको बहुत। ठीक है, दादी कैसे घास उठाती है, कैसे लकड़ी लेती है। ठीक है, ठीक है जी, जय श्री राम। चलो खेतों की याद आएगी आपको? खेतों की, इतना हमारे, इतनी ठंडी हवा, कितनी सुंदर इलाका है हमारा, इतनी सुंदर पहाड़ हैं हमारे देखने के लिए। फिर कैसे रहेंगे हम जाके? हम तो 1-2 दिन में ही ख़त्म हो जाएंगे, हमारा हो जाएगा काम उधर ही। बेटे बताओ फिर कैसे जिएंगे हम? ये गलत बोल रहे हैं? ठंडी ठंडी हवा है जहाँ की, ठंडा ठंडा रहना, बैठना, खाना,
पीना अच्छा है नहीं, हमको तो यही अच्छा लगता है।